अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया साजिद तार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर, थैंक यू। सर बात तो हमने ईद की करनी थी, हमने सोचा था हम जरा ईद पे शो बनाएंगे, लेकिन सर अभी कुछ देर पहले ही जो है वो जैसा सब आपसे भी बात हुई थी कि जम्मू कश्मीर में जो है पुंछ का इलाका है, वहां पर एक टेरर अटैक हुआ है और 5 फौजी जो हैं उनकी जाने गई हैं। और लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि वो जाएंगे एससीओ की मीटिंग के लिए, और उसके बाद ये हादसा होता है और 5 लोग अपनी जान से गए फौजी यानी इंडियन फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो क्या कहेंगे सर आप, ये क्या चल रहा है? देखें आरजू, सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूंगा जिसने भी ये किया है, गलत किया है। क्योंकि जो वो फौजी शहीद हुए हैं वो अल्टीमेटली किसी के बच्चे थे, किसी के भाई थे, किसी के हस्बैंड थे, किसी के बाप थे वो। और बिलखसूस इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है जिसने भी की है, गलत हुआ है, बहुत गलत किया है। बिलखसूस जिस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे, उसमें बिलावल भुट्टो साहब भी जा रहे थे। मैं तो इस पे बड़ा होपफुल था कि शायद ये कोई आइस मेल्ट हो और हालात बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन ये फिर मैं इसका ये इस रीजन के अंदर यही तो बदनसीबी है कि जो एलिमेंट है वो मैं समझता हूँ अभी। लेकिन मैं एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत मिलके इस चीज की डेप्थ पर जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। अगर तो वो इन्वॉल्व है तो फिर तो बहुत गलत है। इन्वॉल्व मेरे ख्याल में इसके नहीं होंगे वो, क्योंकि इस वक्त हालात जो है उनका टोटल फोकस पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज पर है। और अगर बिलावल भुट्टो साहब का जाना था तो अल्टीमेटली इट मींस कि स्टेट वाज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स। लेकिन इन पे इसको क्लैरिफाई करें कि आप कि हु इज इन्वॉल्व, और इंटेलिजेंस शेयरिंग करें एक दूसरे के साथ। इस चीज को देखें कौन है उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने ये किया, इतना गलत स्टेप उठाया। सर अभी उनका विजिट कैंसिल नहीं हुआ है सर, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी का विजिट कैंसिल नहीं हुआ है और ना ही इंडिया की तरफ से अभी कोई तरह का नाम पाकिस्तान की तरफ लगाया गया है। लेकिन लग यही रहा है जो हम पहले देखते रहे हैं माजी में, वही कुछ शायद फिर रिपीट होता हुआ दिखेगा। नहीं आरजू, वही होता है कि दर हकीकत आप जब इतना अरसा आप एक इस तरह के सिस्टम में हो, आपकी रिप्यूट इस तरह की बन चुकी हो, उस पर फिर जाहिर है आप सोचों को तो ताले नहीं लगाए जा सकते। जब भी इस तरह का वाकया होता है फिर सोचें तो उसी साइड पे जाती। लेकिन गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, और इसका हल यही है कि एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करके जो लोग हैं उनको पकड़ें, और पकड़ेंगे, उनको सजा देंगे ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का वाकया ना हो और मजीद डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ना जाए। बहुत गलत हुआ, बहुत। ये तो मैं और इस मौके पर खासकर जब वहां पे ईद थी, आज आखिरी रोजा था, और इस मौके पे मेरा मकसद इस तरह का काम करना ना सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है बल्कि गैर इस्लामी है। मैं किसी को भी मारना, मैं समझता हूँ किसी की भी जान लेना गैर इस्लामी, इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता। गलत हुआ है जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ इसको तो मैं कंडेम करना चाहूंगा। अफसोस है मुझे कि हुआ है। मैं तो आरजू, अगर मुझसे पूछे तो मैं बिल्कुल ही मैं तो जानवर तक किसी को मारने के हक में नहीं हूँ। ये तो फिर लोग थे, मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, किसी के बाप होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के बेटे होंगे, और गलत हुआ है जो कुछ हुआ, गलत हुआ, ज्यादती हुई है। मैं इसको बड़े भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करना चाहूंगा, और खास कर ये कहूंगा कि इसको फौरन किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहिए बल्कि कंडेम करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि मरने वालों के लिए और खासकर उनकी फैमिलीज के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला, भगवान वाहे गुरु उनको सब्र दे, सब्र दे। गलत हुआ जो कुछ। लेकिन सर बिलावल भुट्टो जरदारी के जैसे ही फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया कि वो जा रहे हैं उस मीटिंग में एससीओ की, उसके फौरन बाद एक ही दिन में हमने ये देखा, कुछ ही घंटों में इस किस्म का हादसा। इत्तेफाक है या आपको लग रहा है कि कुछ रोकने की कोशिश की जा रही है कि इस किस्म के विजिट्स ना हो? देखिए, मैं ये कई ऐसी कुव्वतें मौजूद होंगी आरजू जो ये नहीं चाहती कि दोनों ममालिक जो है वो करीब आए। अल्टीमेटली ये बड़े अरसे बाद हो रहा था। हालांकि ये बिलावल भुट्टो साहब का जाना बड़ा एक मेरे ख्याल में पॉजिटिव एक चीज थी। मैं तो बड़ा इस चीज पे पुरुमीद था कि बड़ा अच्छा स्टेप लिया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ऐसे पार्टियां ऐसी मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि दोनों ममालिक जो हैं उनके दरमियान कोई अच्छे रवाबत हों। ये बिल्कुल आपका इशारा ठीक है आरजू इस तरफ।
लेकिन यही है कि उनको जब तक आप जॉइंटली मिलके उस तीसरी ताकत जो इनको इकट्ठा नहीं देखना चाहती, उसके खिलाफ जब तक ये नहीं करेंगे, ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी। मैं तो हमेशा, आपको पता है, इस चीज पे फोकस करता हूं कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, और भारत के लिए, जो कि इस रीजन की उभरती हुई ताकत है, उसके लिए भी जरूरी है कि रीजनल रोल अदा करें। रीजनल रोल से अदा ये होता है कि जब आप रीजनल लीडर बनते हैं तो हर एक को साथ लेके चलते हैं, एक दूसरे के पड़ोस में बिलखसूस मसाइल पे तवज्जो देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। और मैं इस पे ज्यादती हुई आज जो कुछ भी हुआ है, और मौका इसका ठीक नहीं था, टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं थी, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पॉलिटिकली भी, और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी नुकसान हुआ है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां पे तो अल्टीमेटली एक पैनिक का वहां बना है, क्योंकि उनकी वहां पे हो रहा है, और जम्मू बिल्कुल नजदीक है, जहां आगे जो वहीं से गुजर के जाते हैं आगे, जहाँ सारी कॉन्फ्रेंस थी। भारत के लिए भी एक मसला बना है कि वहां पे जो पार्टिसिपेंट होंगे अल्टीमेटली वो थोड़े नर्वस होंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान पे उंगलियां आएंगी, इल्जाम आएंगे, चीजें आएंगी, और मैं समझता हूँ कि उनको अच्छे तरीके से बताना चाहिए, अपने अपने मौकफ रखना चाहिए, अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, बताना चाहिए कि वी आर नॉट इन इट और वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग। इसकी भरपूर मजम्मत पाकिस्तान से आनी चाहिए, जो मेरी ख्वाहिश है। तो देखें बिल्कुल ऐसा ही है। क्या होता है। लेकिन ये कि इस वक्त ज्यादती है पूरे रीजन के साथ, अगर देखा जाए तो पूरे रीजन, ये सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान और भारत का नहीं, पूरे रीजन का नुकसान है, क्योंकि इस वक्त उस पूरे रीजन के ऊपर फोकस था चीजों का। तो देखें उसको किस तरह हैंडल किया जाता है, किस तरह उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसके इशारे कहाँ कहाँ से मिलते हैं। लेकिन लोगों को पकड़ना चाहिए, और जिन्होंने इस तरह का किया है उनको सजा, करार वाकई सजा देनी चाहिए। बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए सर। और सर अगर हम बात करें आगे पाकिस्तान की, तो किस तरह से देख रहे हैं आप, के लोग क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी तो ये बात भी हो रही है कि जी दोनों का जो है, चाहे पीटीआई हो या पीएमएलएन, साथ बैठे बात करें और इलेक्शन की तारीख जो है वो आगे करने के लिए भी कहा जा रहा है। देखिए, आज मैं इस पे, मैं अभी आपके इस शो से पहले मैं देख कर आया हूँ कि इस वक्त दोनों पार्टियों के क्या मसाइल हैं। दोनों पार्टियों के मसाइल ये हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब फजलुर रहमान साहब से मिले। फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया, वो कहते हैं हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि उन्हें शक है कि अगर इनके साथ हम डायलॉग करेंगे तो खान साहब, जो कि बार बार यू टर्न ले लेते हैं, उनकी गारंटी कौन देगा कि हम किसी कंसेंसस पे पहुंचते हैं, लेकिन खान साहब उससे अगले दिन मुकर जाएंगे। अब उसमें मैं दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी इस हक में नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि खासकर उनकी 3 शराइत कौन सी हैं, नवाज शरीफ साहब की, और इमरान खान साहब की 3 शराइत कौन सी है। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब से शुरू कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्हें वापसी, नंबर 1 उन्हें वापस आना चाहिए, उनको नंबर 2 उनको, वो कहते हैं 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो और सारे इलेक्शन इकट्ठे हों, और तीसरा वो कहते हैं कि हमें जो खान साहब के ऊपर या पीटीआई के लोगों के ऊपर जो जेन्युइन केसेस हैं उनको वापस नहीं होना चाहिए, उनको वही रहने चाहिए। और उन्हें वो कहते हैं, हमें इसी के जरिए वो कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। हमारे साथ जो ज्यादतियां की गई हैं, हमें रास्ते से हटाया गया जबरदस्ती। उनका दर हकीकत उनका इशारा यही है कि अगर खान साहब के ऊपर जेन्युइन केसेस हैं तो उनको भी नाअहल करार दिया। अब दूसरी तरफ से जो खान साहब की 3 शर्तें सामने आई हैं, वो बड़ी अजीब सी शर्तें हैं। खान साहब ने सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन 8 अक्टूबर से पहले होने चाहिए, और बिलखसूस उनका इशारा इस तरफ है कि इलेक्शन हो तो अंडर चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के अंडर हो, ये उनके रिटायरमेंट से पहले। दूसरा उनकी शर्त ये है कि मेरे सारे केसेस वापस लिए जाएं, एक भी केस मेरे खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये उनकी दूसरी शर्त है। तो तीसरी शर्त उनकी ये है कि जो निगरान, एक तो तीसरी शर्त उनकी ये है कि उनको असेंबली में वापस आने दिया जाए, अपोजिशन में वो बैठें, और उनकी इसी के साथ एक शर्त ये भी है कि जो निगरान हुकूमत है वो हमारी मर्जी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिस तरह आपको पता है शुरू से वो कहते हैं मनमानियां करते हैं, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन मेरी मर्जी का हो, चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो। तो ये इसका मतलब ये होता है कि हमने ना खेलना है ना खेलने देना है, शर्तें इस तरह की।
तो इन सर्कमस्टांसेस में आप देख लें कि पाकिस्तान आगे कहां जाने वाला है। मेरी नजर में इस वक्त जो आपके लीडरान मौजूद हैं, जो उनके इरादे हैं, इंक्लूडिंग पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सारी पार्टियां मिला के आपकी तबाही लिखी जा चुकी है, आपके बचने के चांसेस कोई नहीं। क्योंकि अब जितने लोग इस पूल के अंदर जो नजर आ रहे हैं, इन सब के रिकॉर्ड मौजूद है। आपको पता है कि जब ये पावर में आते हैं तो किस बुरे तरीके से लूटते हैं पाकिस्तान। मैं छोटी सी एक और चीज भी ऐड करता चलूं, खान साहब ने अपने टिकटों का ऐलान कर दिया है और उसमें वसीम अकरम प्लस को भी इन्होंने टिकट दे दिया। तो ये भी कोई बैद नहीं है कि हो सकता है उस्मान बुजदार साहब फिर चीफ मिनिस्टर बन जाए। अगर वो ना बने तो परवेज लाई साहब बनेंगे, जिनके ऊपर 300 अरब की करप्शन के चार्जेस हैं, और मुनस लाई साहब को भी टिकट दे दिया है, जिनके ऊपर स्पेन के अंदर करप्शन की चीजें मौजूद हैं, और उन्होंने कह दिया है करप्शन है या जिस तरह भी मुबैना तौर पर अभी सर्टिफाइड नहीं, लेकिन चीजें क्वेश्चनेबल हैं, और उनको भी टिकट दे दिया गया है। और उन्होंने शहबाज गिल साहब रह गए शायद सर, शहबाज गिल साहब को सुना नहीं मिला। शहबाज गिल साहब को तो मिलते भी नहीं ना हमारे अमीरुल मोमिनीन, वो सुना जाके जमानत पार्क के बाहर बैठे रहते हैं, उनको मिलते भी नहीं है वो। ये तो खबर है बड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अमीन गंडापुर के भाई की बड़े गुस्से वाली स्टेटमेंट थी, उनसे भी नहीं मिला जा रहा। जो मिलता है दर हकीकत होता यह है कि जिसको पुलिस वाले अपने ले जाते हैं, वो जाके फौरन तोते की तरह बोलता है। वो तोता जब बोलता है सारा कुछ, तो वो खान साहब को पता चल जाता है, फिर उससे नाराज हो जाते हैं। और उसमें खान साहब ने अभी रिसेंट एक जो मुझे आज आने से पहले वो ये थी कि हर रोज ये खिताब करते हैं बाहर निकल के। आज भी जुनाब ने 2 चीजें की हैं। एक तो उन्होंने ये किया कि वो लाहौर हाई कोर्ट, जो कि उनकी अपनी हाई कोर्ट है, उसमें उन्होंने एक पिटीशन लगा दिया, उन्होंने भी और परवेज लाई साहब ने भी, कि हमें पकड़ा ना जाए, नंबर 1। दूसरी उन्होंने ये की है कि आज अपने लोगों को कहा है कि हो सकता है ईद पे मुझे पकड़ दिया जाए, तो आपने जाना नहीं है, ईद पे भी ड्यूटियां दें यहाँ पे जमानत पार्क के बाहर। आज उन्होंने फिर निकल के वही भाषण दिया है कि खौफ के बुत तोड़ दो, लेकिन मैं खुद सर पे बाल्टी पहन के जाऊंगा जहां जाना है। आप कहते हैं आपने डरना नहीं है, आप कहते हैं बिल्कुल नहीं डरना, गोली चले तो सामने छाती करनी है, खुद सर पे बाल्टी पहन ली। आज फिर कुरानी हवाले दे रहे थे खान साहब, कुरानी हवाले देते हैं ना कि जिसका ईमान स्ट्रांग होता है उसके दिल में खौफ नहीं होता। खुद इतने खौफ से थर थर कांपते फिर रहे हैं कि मुझे ईद पे ना पकड़ लें। पकड़ने से पता नहीं क्यों डरते हैं। वो सरदारी साहब तो कहते थे छिपकलियों से डरते हैं ये, और पता नहीं क्या क्या डरते हैं। और एक और बंदे ने, जावेद चौधरी साहब ने लिखा था कि ये कहते हैं कि मैं जब दरवाजा बंद कर देते थे मेरा पीछे मुझे लगता था अटैक होने वाला है। यार अगर आप इतने कमजोर हैं, आप इतने फ्रेजाइल हैं, आप तो ये इतने बड़े बड़े दावे और इतने बड़े बड़े ड्रामे हैं और ये सारे क्या करने की जरूरत है? भाई जाए जहां बच्चे, आप उनके साथ ज्वाइन करें, आप उनको वहां पे ठंडा माहौल है लंदन में। अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनेशन तो वही है ना जहां आपके बच्चे हैं बैठे, 3 बच्चे हैं, देखे ना। आप यहाँ पे तो छुट्टियां बनाने आए हुए हैं, ईद करने आए हैं, ड्रामा पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आए हैं, वो तबाह हो चुके हैं। अब आप अपने घर जाए, आपने जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना था कर लिया। जज भी लड़ रहे हैं और हर बंदा एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहा है। इससे ज्यादा कहां लेके जाएंगे पाकिस्तान को? इससे ज्यादा सर जजेस तक की सर ये हालत हो गई है। लेकिन सर दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो बार बार यही कह रही है कि जी IMF से पैसे मिल जाएंगे, अभी तक मिले नहीं है। सऊदी अरब और उससे UAE से लेकर बैठे हैं, लेकिन ये भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं आर्मी चीफ का, प्राइम मिनिस्टर के, जी उन्होंने बड़ी मेहनत की है। दोबारा वही लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के आगे हाथ जोड़ दिए हैं। उन्हें वो कहते हैं जी जाके उन्होंने सऊदी अरेबिया और UAE से, क्योंकि हमारे जो मिलिट्री हेड है वो अरबी बड़ी अच्छी बोल लेते हैं, हो सकता है उन्होंने अच्छी अरबी शरबी से बात की हो, इसी के लिए शुक्रिया अदा करे थे। लेकिन मुझे तो दुख है, अफसोस है, खैरात मांगनी तो उसको इस पे ब्रैग करना कि हमें खुदा के नाम पर भी उन्होंने पैसे दे दिए, वो अच्छी आदत तो नहीं है। लेकिन आप 76 सालों से कर रहे हैं, अब तो आप प्रोफेशनल भिखारी बन चुके हैं। बल्कि आपके तो ये शहबाज शरीफ साहब अक्सर कहते हैं कि अब मुझे शर्म आती है, मैं फोन करता हूं तो वो फोन नहीं उठाते, जो सुदूर हैं या लीडरान हैं इंटरनेशनल, वो समझते हैं पैसे मांगेगा ये, तो इसलिए वो फोन नहीं उठाते। लेकिन आपने इसके लिए किया भी क्या है? आज तक कभी सोचा है आपकी इज्जत क्या है, आपका प्लान क्या है? इस जून के अंदर आपकी पेमेंटें आ रही हैं, आप किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे? किसी के पास कोई प्लान नहीं, कोई। बिल्कुल एग्रीकल्चर कंट्री है, प्लाट उसके फसलों को काट काट के प्लाट बना के बेच रहे हैं, एक फेक इकोनॉमी क्रिएट कर रखी है। कोई मेरा मकसद, लेकिन इसमें जो बॉटम लाइन है आरजू वो ये है
कि आपने आपने पाकिस्तान बनाया नहीं, आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में बनाया पाकिस्तान। नंबर 1, 2 चीज़ों को आप समझने से कासर रहे हैं शुरू से। आपने ना पाकिस्तान को समझा, ना इस्लाम को समझा। ज़्यादती, ये सख्त ज़्यादती है। और मैं समझता हूँ कि जब तक आप पाकिस्तान नेशनलिज्म आपके अंदर नहीं आएगा, ये मुल्क बचने के कोई चांस नहीं है। और मुझे इस वक्त लग ये रहा है 76 साल के धोखे और फ्रॉड, और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिसेंट आर्टिकल है, उन्होंने भी बिल्कुल मायूसी दिखाई उस आर्टिकल के अंदर। मुझे नहीं उम्मीद कि आपके बचने के कुछ ऐसे से। सर मुझे तो थोड़ी-सी उम्मीद ये लग रही थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जाएँगे एससीओ की मीटिंग में, तो कुछ बातचीत होगी, शायद ट्रेड वगैरह ओपन हो या कोई इस तरह का बात हो, शायद सॉरी कर लें जो उन्होंने पिछले बयान दिए हैं बिलावल साहब ने अजीब-अजीब किस्म के, तो शायद उस पे ही वो कुछ बातचीत करके वो सुलह सफाई जो है कहते हैं वो हो जाए। लेकिन लग फिर वही रहा है कि एक बार फिर जिस तरह का आज ब्लास्ट हुआ है और जिस तरह का अटैक हुआ है इंडियन आर्मी के ऊपर, तो फिर एक बार बात बिगड़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल लग तो इसी तरह रहा है। इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। मतलब दोनों ममालिक को अपने पाकिस्तान को अपने साफ हाथ दिखाने पड़ेंगे टू मूव फॉरवर्ड कि व्हाट इज देयर प्लान। दे आर आइदर इन्वॉल्वड, दे आर नॉट इन्वॉल्वड। द क्लॉक इज टिकिंग। मेरे ख्याल में तो बहुत जल्दी है, बिकॉज इस पे फैसला बताना चाहिए कि वी आर नॉट इन्वॉल्वड इन इट और समथिंग। मेरे ख्याल में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के सारे लीडरान और हमारी फौजी कैडर भी ये समझती है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए इसमें। और ये बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, बाजवा साहब की भी ख्वाहिश थी, ट्राई करते रहे वो भी। लेकिन ये कि आपको मुसलसल इस पर ट्राई करने की जरूरत है। आपको सबसे ज्यादा फैक्टर इस वक्त इन दो रिलेशनशिप में, दोनों ममालिक में ट्रस्ट फैक्टर है, एक दूसरे पे एतमाद का फैक्टर है। क्योंकि माजी के अंदर इस तरह कई दफा एक स्टेप आप आगे गए हैं, 2 स्टेप वापस आए हैं। तो आपको इन चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा और सॉलिड स्टेप लेने पड़ेंगे, सॉलिड स्टेप्स आपको दिखाना पड़ेगा। ना सिर्फ ये कि भारत को, पूरी दुनिया को दिखाना पड़ेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये जो आपके ऊपर सबसे बड़ा ब्लेम है दहशतगर्दी का, आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करके इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। वरना जहां दहशतगर्दी और जिस तरह के हमले और ये सारी चीजें हो, वहां इकॉनमी ठीक होने के कोई चांसेस नहीं होते। वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आती, वहां तो फ्लाइटें बंद हो जाती है भाई, इन्वेस्टमेंट क्या नहीं। ऑपरेशन तो लॉन्च कर रहे हैं ये उस साइड पर अफगानिस्तान बॉर्डर पे और टीटीपी के ऊपर, क्या कामयाबी होगी? जल्दी करना चाहिए। देखें, लोग तो खैर इस पे इनके ऑपरेशन को भी ब्लेम करते थे कि शायद ये इलेक्शनों से भागने का एक तरीका कर है। लेकिन मेरे ख्याल में सॉलिड चीजें हैं। पिछले दौर के अंदर जो तालिबान को जो जिस तरीके से उनको ग्रीन सिग्नल और उनसे जिस तरह उनके साथ नेगोशिएट किया जाता था, उनको टाइम दिया गया कि वो पाकिस्तान में घुस सकें, अपने अड्डे बना सकें। मेरे ख्याल में उसकी जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन की। और मेरे ख्याल में हाफिज साहब जो हमारे नए मिलिट्री चीफ है, वेरी प्रोफेशनल सोल्जर और सीरियस अबाउट द टेररिज्म। मुझे जो थोड़ा सा गिला ये आता है कि उनको चाहिए पाकिस्तान के इंटरनल इशू के ऊपर भी तवज्जो दें। ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये सारी जो सियासी जमातें हैं, ये सारे सियासी लीडर जो हैं, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। इनको आदत बन चुकी है कि एस्टेब्लिशमेंट के रोल के बगैर ये इकट्ठे नहीं बैठ सकते और ये कहीं चल भी नहीं सकते। ये इनको हांक कर लाना पड़ता है। तो इनको इकट्ठा करें, इनको कहें कि कौमी मुफाद के लिए इकट्ठे हों और मुल्क के लिए कोई मुआशी पॉलिसी बनाएं। ये सियासतदान भी और एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी मिल के, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स की जरूरत है, आपको एक्सपोर्ट की जरूरत है। इस वक्त आप एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जीरो एक्सपोर्ट है इस वक्त। सिर्फ आप अपने बच्चे एक्सपोर्ट कर रहे हैं लंदन में और अमेरिका और कनाडा में। तो बच्चों को एक्सपोर्ट करने की बजाय प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें। इस वक्त आप लेबर एक्सपोर्ट, वो भी लोग भाग भाग के जा रहे हैं। हमारे ब्यूरोक्रेसी के बच्चे तो वहां आते हैं या ग्रीन कार्ड लेने पढ़ने आते हैं। दूसरे बच्चे जो हमारे इलाकों से आते हैं, वो तो बेचारे जलीलो ख्वार होकर पैदल चल के पहुंचते हैं, मजदूरियां करके फिर डॉलर भेजते हैं पाकिस्तान में, पाउंड भेजते हैं। वो वैसे के वैसे ही लौट के वापस इन ब्यूरोक्रेसी के बच्चों के पास आ जाते हैं। एक गोरख धंधा बना रखा है अपने पाकिस्तान को। अब खुदारा थोड़ा सीरियस हो इसके लिए, वरना आप ऑलमोस्ट खत्म होने के बराबर, खत्म होने के करीब पहुंच चुके हैं। सर मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि जी एग्रीमेंट हो गया है रशिया के साथ ऑयल के लिए और फर्स्ट शिपमेंट जो मई में पहुंच जाएगी। क्या ये किस तरह से रिफाइनरीज तो है नहीं, कैसे करेंगे ये इसको? उसमें ये है कि मैं पाकिस्तान के इन लोगों के बयानिए पे अब यकीन नहीं है। अब तो भाई हम उनका शिप देखेंगे तो इस पे कमेंट देंगे, वरना ये वादे और बयानात, ये तो 76 साल से मेरा मत चल रहा है। अब वो
इनके मुझे तो इस पे कोई यकीन नहीं है कि कब आनी है कब जानी है। फिर पेट्रोल खरीदेंगे किस चीज से? मेरे भाई कोई प्रोडक्ट है उनको देने के लिए इनके पास? कोई डॉलर है इनके पास? सऊदी अरेबिया से तो डेफर्ड पेमेंट पे आ जाती है, रशियन तो कैश पे देंगे, बिल्कुल इन पे एतबार करेंगे। तो मलिक साहब पता नहीं उनको क्या देंगे, आगे से टमाटर देंगे या आलू देंगे, क्या देंगे? लेकिन सर वो भी तो नहीं है हमारे पास, टमाटर आलू भी नहीं है। वो भी बाहर से ही आ रहे हैं। थैंक यू, मैं तो सही आप कह रही। लेकिन देखिए ना, हो सकता है उनको गाने सुना दें दो, भी 2 कंटेनर आ जाएगा भाई, हम कराची 2 गाने सुना देंगे आपको, क्या पता है कोई इस तरह की डील हो उनके साथ। लेकिन ये कि अब इस वक्त हालात बहुत खराब हैं, इतने आसान नहीं है। अभी तो 10 रुपए लीटर अभी जो बढ़ाया है इन्होंने, इसका अभी शॉक वेव तो अभी तक पहुंचा नहीं है आपको, वो पहुंचने वाला है। महंगाई का एक नया एक तूफान आएगा और उसमें कई लोग बल्बों से हट के मोमबत्तियों पे आ जाएंगे। ये हालात बड़े खराब हो गए। क्योंकि सर हो सकता है सब सिर्फ ईद का इंतजार है, ईद गुजर जाएगी तो फिर उसके बाद, हालांकि बहुत से लोग इस वक्त भी ईद नहीं मना रहे जो हालत है मुल्क की। और ईद आपने क्या मनानी है आरज़ू? ईद तो होती है खुशियों का, लेकिन ये कि जो लूट मार इस महीने में की है आपके दुकानदार भाइयों ने, जखीरा अंदोजी कर करके लोगों ने, और कुछ इस वक्त ईद तो वो मनाएंगे जो ब्यूरोक्रेसी मनाएगी, क्योंकि करप्शन के रेट उन्होंने इन्फ्लेशन के साथ डबल कर दिए। उनकी लॉटरियां हैं वो, जो जिनके हाथ और फ्लोर मिलों वाले मनाएंगे ईद, जो फेंकने वाला आटा जो है बेच रहे हैं। तो चंद लोग मनाएंगे जिनका हाथ चल रहा है। दूसरा, गरीब का बच्चा तो खासकर, मैं दुख है, अफसोस है, मेरी दुआएं उन लोगों के साथ जो नौकरियां करते हैं। देखे ना, दुकानदार है, 5 रुपए की चीज जब महंगाई होती है फौरन 15 रुपए की कर देता है। तनख्वाह तो नहीं बढ़ती ना। और खासकर मेरे पाकिस्तानी भाई जो रिश्वत लेने के काबिल नहीं है, मेरी दुआएं हैं। और जो रिश्वत लेते हैं वो भी रेट डबल कर देते हैं फौरन। तो मेरे उन भाइयों के लिए आज बड़े दिल के गहराइयों से दुआ है, अल्लाह ताला आप पे आसानियां पैदा फरमाए आपके लिए। उनकी ईद नहीं होगी जो बेचारे जाबे करते हैं, और उनकी जाबे ऐसी हैं जिसमें रिश्वत नहीं ले सकते। मेरी उनकी दुआएं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मेरा तो आज बड़ा इरादा था कि हम बड़ा हंसता मुस्कुराता शो करेंगे और कुछ हम बात करेंगे, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में जो हुआ है उसके बाद से एकदम शो से पहले तो बहुत ही दिल उदास है। और उसके बाद फिर भी हम ईद का शो करेंगे इंशाल्लाह, हम कल कर लेंगे। मैं खुद बल्कि आज बड़ा खुश अच्छे मूड में बैठा था कि आज हम ईद की बात करेंगे, हम ईद की मुबारकें देंगे। आज मैं बताना चाह रहा था कि इस्लाम के फंडामेंटल्स क्या हैं, इसको किस तरह से हमने गलत इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, गलत बात है। मेरा बड़ा दिल था इस सबको बताने का, लेकिन अफसोस, लेकिन ये कि मैं फिर भी आखिर में जो लोग इस हादसे में मरे हैं उनके लिए दुआ करूंगा, उनके बच्चों के लिए, उनके माँ बाप के लिए, भारत के लिए दुआ करूंगा, पाकिस्तान के लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इन मुल्कों में हालात अच्छे करे और ऐसे वाकयात ना हो, ऐसे वाकयात किसी माँ के बच्चे ना मरे, किसी बच्चे के माँ बाप ना मरे। बिल्कुल मैं दुआ करूंगा, दिल की गहराइयों से दुआ करूंगा। देखिए आजू दुख, भूख और खून का कोई मजहब और रंग नहीं होता। बिल्कुल दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है वो एक कीमती जान है, कीमती इंसान है। किसी की दुनिया है वो पूरी दुनिया है। खुदा किसी की दुनिया खराब ना करे। मैं आज ये दुआ करूंगा और मैं पाकिस्तानियों से, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसमें जल्द से जल्द एक्शन लें। इसके खिलाफ जो अगर इसमें लोग हैं उनको पकड़ कर सजा दी जाए, ताकि मजीद लोग इस तरह आगे जिंदगी अपनी ना उनकी जाए इस तरह। आज दुआ करें उन सब के लिए जो आज शहीद हुए, जो मरे हैं, जो यूनिफॉर्म में थे, जो जिनका कुछ नहीं था बेचारों का, लेकिन ज्यादा। बिल्कुल हम भी, बिल्कुल मैं भी यही कहूंगी कि दुआ करते हैं उन फौजियों के लिए, उन खासतौर पर इंडियन फौजियों के लिए जिनकी जाने गई, जो शहीद हुए इस हादसे में, और बहुत अफसोस हो रहा है। वैसे तो ईद का मौका है, लेकिन ईद का मौका ना भी होता तब भी इस तरह के हादसे जो हैं वो नहीं होने चाहिए। और मेरे ख्याल है इस पे दोनों तरफ की कंट्रीज जो हैं उनको खास अपने इंटेलिजेंस को थोड़ा सा एक्टिव करना चाहिए कि इन चीज़ों को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।